हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग गाइड के बारे में। यानी कि ईटीएफ हमें कब खरीदना चाहिए, किस कंडीशन में खरीदना चाहिए और ईटीएफ को खरीदने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हमें काफ़ी भारी भरकम लॉस भी हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6-7 ईटीएफ भी बताऊंगा जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी कैपिटल कॉर्पस तैयार कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। आप में से कुछ लोग नए व्यूअर होंगे तो उनको थोड़ा सा नॉलेज कम होगी या ना पता हो उनको शायद कि ईटीएफ क्या होता है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। ईटीएफ यानी कि मान लीजिए हम किसी स्टॉक की हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है और इधर एक ईटीएफ है, तो आपको थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा। मान लीजिए स्टॉक है तो कोई XYZ कंपनी है, तो हम इस XYZ कंपनी के शेयर को हम बाई सेल कभी भी कर सकते हैं। मार्केट जब ओपन होता है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिंगल एक कंपनी है, इसके अंदर हम पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा अच्छा ग्रो भी हो सकता है या फिर हमारा कंपनी पैसा लॉस भी हो सकता है। यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो हमारा जीरो भी हो सकता है। ईटीएफ में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्टॉक होते हैं इसके अंदर, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। यानी कि कोई सिर्फ एक ही कंपनी नहीं होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रुप्स स्टॉक होते हैं। यानी 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50, 250, 150 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि इसके अंदर अगर मान लीजिए एक कंपनी ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, हो सकता है अगली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। मान लीजिए 50 कंपनियां इसके अंदर, तो 50 में से 10 कंपनियां तो कम से कम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, 10 एवरेज कर रही होंगी, 10 ठीक ठाक कर रही होंगी और मतलब एवरेज से कम कर रही होंगी, 10 हो सकता है कि बेकार परफॉर्म कर रही होंगी। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो ये स्टॉक क्या कर रहा होगा, अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। हालांकि अभी आपको मैं चार्ट पे भी दिखा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि पिछले अगर हम 10-15 साल की बात करें तो हमें रिटर्न कितने मिले हैं और ईटीएफ किस तरह वर्क करता है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि अगर आपको जीरो नॉलेज है तो आप 100% आपको ईटीएफ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए आपने कहीं गलत कंपनी को चूज़ कर लिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है अगर कंपनी ने लॉस हो गया तो। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है पैसा आपका, यानी 50 की 50 तो नहीं डूबेंगी ना। तो इस प्रकार से आप ईटीएफ से स्टार्टिंग कर सकते हैं अगर आपको शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जब हम ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हमारा पैसे का लॉस ना हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैंने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बनाया है, जिससे कि आपको समय समय पे आपको बैंकिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाए। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और हमारे लेटेस्ट वीडियो मैंने डाला था, इस पर 2 बैंक अकाउंट हमारे क्यों हमें रखने चाहिए, इस वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक लगा दूंगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ईटीएफ में जब भी पैसा लगाना है हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है, जिसमें से सबसे पहला क्या है, वॉल्यूम। यानी कि जिस ईटीएफ को हम बाई करने वाले हैं उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। यानी 50,000 1 लाख के करीब होना चाहिए। क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आज मैंने किसी ईटीएफ को बाई कर लिया, मैंने उसके अंदर पैसा लगा दिया, ले जब मैं सेल करना चाहूँगा तो आगे वाली पार्टी कोई बायर होगी तभी तो सेल कर, मैं सेल मैं कर रहा हूं तो बायर भी कोई होना चाहिए ना। तो उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होगा, मींस कोई खरीदार वहां पर नहीं है, यानी कि मैं उस ईटीएफ के अंदर फंस जाऊंगा। मैं जब सेल करना चाहूंगा तो उसको मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। अगला है ट्रैकिंग एरर। चलिए मैं लिख देता हूं ट्रैकिंग एरर। तीसरा है आपका एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो है। और चौथा है हमारा लिक्विडिटी, राइट। देखिए ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि हमारे जैसे कोई भी निफ्टी 50 के ऊपर हमारा ईटीएफ है तो अलग अलग एसेट कंपनी ने, एएमसीज ने अलग अलग अपने वो बना रखे हैं, क्या बना रखे हैं, ईटीएफ बना रखे हैं, ठीक है, निफ्टी 50 को लेकर के। तो जिसका कम है ट्रैकिंग एरर, जिसका ट्रैकिंग एरर कम है, जो बेंचमार्क से जिनका एरर कम होता है ना जितना ज़्यादा, वो हमें चूज़ करना चाहिए। तो यानी ट्रैकिंग एरर मान लीजिए किसी का कम है तो हमें उसको चूज़ करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो जिसका कम है हमें उसको चूज़ करना चाहिए। और लिक्विडिटी का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा ईटीएफ ले लिया है जिसके अंदर लिक्विडिटी मार्केट ऐसे ऐसे हो रहा है तो हम इसके अंदर क्या बाई करेंगे, क्या सेल करेंगे।
जो लिक्विडिटी यानी कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो उसके अंदर हम एंट्री बना सकते हैं, उसको बाई करके सेल भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसके अंदर लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है, हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना है जब भी हमें क्या करना है, ETF को बाई करना है तो इन पॉइंट पर ध्यान देना है। अब हम चलते हैं कि भैया हमें अगर मान लीजिए ETF को बाई करना है तो कौन कौन से ETF को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए मैं निफ्टी 50 के पहले सबसे पहले ETF की बात कर लेता हूं। निफ्टी 50 ETF, निफ्टी 50 ETF की बात कर लेता हूं। देखिए निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज आ रहा है, जिसको निफ्टी बीज कहते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 ETF आ रहा है। मैंने बोला था ना कि हर AMC का अलग अलग निफ्टी 50 को लेकर के ETF होता है। तो हम इन दोनों में से चूज करें तो किसको करेंगे, जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, हम उसको कंसीडर ज़्यादा करेंगे, और जिसकी वॉल्यूम भी अच्छी खासी हो। तो ये तरीके होते हैं फैक्ट किसी को चूज करने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं, तो इसका पास्ट रिटर्न देख लेते हैं कैसे मिले हमें। देखिए ऑल की बात कर लेते हैं तो हमें पिछले करीब ये 2002 के अंदर स्टार्ट हुआ था लगभग। आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको 2439% का आपको रिटर्न मिला है 2002 से लेकर के अब तक। यानी कि अगर आप सोचे कि 1 लाख रुपये आपने यहाँ पे लगा दिया होता तो आज इस जगह पर करीब 24.5 लाख रुपये का आपको प्रॉफिट मिल जाता 1 लाख का। ठीक है, तो ये आपको मार्केट में हम अगर लंबे समय के लिए, अब कोई इन्वेस्ट यहाँ पे करेगा तब उसको फायदा यहाँ पे मिला है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस वाले ETF को कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए आप इसके अंदर, हमें इसके अंदर वॉल्यूम देखना है तो वॉल्यूम कितनी है, 5,84,000, वॉल्यूम भी अच्छी है। आज की टोटल ट्रेडेड वैल्यू कितनी है, 15 करोड़। लोगों ने 15 करोड़ रुपए का ट्रेड किया है, इसके अंदर लेन देन किया है। ठीक है, और इसका पैसा कितनी कंपनी के अंदर जाता है, निफ्टी 50 है, यानी निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां होंगी वही आपका यहाँ पे होंगी, और इनके अंदर पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। आपका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, निफ्टी 50 हो गया। अब इसके बाद में निफ्टी 50 की बात के बाद में कर लेते हैं बात नेक्स्ट, निफ्टी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए मिराई एसेट निफ्टी 50 ETF, ये निफ्टी 50 है। एक सेकेंड, अरे सॉरी हमने यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा, जूनियर बीज। देखिए निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 नेक्स्ट 50। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, आपका यहाँ वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे नेक्स्ट 50 किसी को भी ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट 50 का मतलब क्या होता है कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनी के बाद में जो अगली 50 कंपनियां होती हैं वो वाला ETF। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था सर आपका 2010 या 2019 के 9 के बीच में स्टार्ट हुआ था। लगभग 682% का इसने अभी तक रिटर्न दिया है। ठीक है, 682% का। और आप इसकी वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम 25,000 की वॉल्यूम है, यानी 25,000 की वॉल्यूम को, और वो भी निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो इसको वॉल्यूम भले ही कम है लेकिन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे नीचे कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है, तो वो पैसा आपके कंपनियां, ये वाली आपकी कंपनी है जो कि इनके अंदर इन्वेस्टेड है पैसा। अब इसके अलावा हम अगले ETF की बात कर लेते हैं, तो वो है हमारा मिड कैप 150 ETF। ठीक है, मिड कैप 150 ETF की हम बात कर लेते हैं। तो मैं इसके अंदर देखूंगा, आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर अगर ये स्टार्ट कब हुआ है, इसमें ये है 2023 के अंदर, ये 1 साल हुई है, इसके अंदर 44.14% का हमें इसके अंदर रिटर्न मिला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे एसेट के अंदर आपको जाना है, इसके मिड कैप 150 ETF जो 150 मिड कैप है ना, इंडेक्स है, उसको लेकर कई सारे AMC ने क्या बना दिया, ETF बना दिया। तो वहाँ पे देखिए वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, किसके अंदर पोटेंशियल है, किसके अंदर एक्सपेंस रेशियो कम है, किसका आपका क्या कहते हैं कि वॉल्यूम हो गया, एक्सपेंस रेशियो कम है। ठीक है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, 150 यानी कि देश की 150 मिड कैप लेवल की कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा। वो कंपनी कौन कौन सी होंगी वो आप लिस्ट यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली, ये वो कंपनियां हैं 150 जिनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो जो मिड कैप 150 जो इंडेक्स है ना, उसी इंडेक्स को ले, जो वहाँ पे जितनी कंपनियां होंगी वही तो यहाँ पे ETF के अंदर, तो उसी को लेकर तो बनाया गया है, उसी को ये कॉपी किया जाता है एक तरह से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमारा अगला ETF होगा वो है हमारा स्मॉल कैप 250 ETF। ठीक है जी, HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब इसका भी कंसेप्ट क्या है, 250 कंपनियां जो हमारे देश की मिड कैप स्मॉल कैप हैं उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा। ठीक है, अब ये हालांकि ये भी अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। आप देखेंगे इसके अंदर 2023 के अंदर 1 साल हुए लगभग, इसको 93% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर।
93, यानी पैसा जस्ट आपका डबल हो गया इसके अंदर, 1 साल के अंदर ही आपका पैसा। ठीक है, तो वो पैसा कौन कौन सी कंपनियां होंगी? जो 250 इंडेक्स फंड होता है उसी की रेप्लिका है ये ETF, यहाँ पर पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। तो इस प्रकार से छोटी कंपनियां हैं, आपका रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर चांसेस भी, क्योंकि शेयर मार्केट का नियम क्या कहता है? लो रिस्क। जितना मार्केट में रिस्क होता है, जितना हाई रिस्क होता है, उतना ही आपको हाई रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही प्रॉफिट मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो हाई रिस्क है तो हाई गेन भी आपको मिल सकता है स्मॉल कैप 250 ETF के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं, जो अगला है आपका CPSE ETF है आपका, CPSE ETF। ठीक है जी, CPSE ETF क्या है? नवरत्न कंपनियां हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं सारी की सारी। आप देखेंगे इसके अंदर ऑल की बात कर लेते हैं तो देखिए कोविड के बाद से एकदम से इसके अंदर बूम आया था, 376% का इसके अंदर रिटर्न है। अभी मार्केट देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, आपने देखा होगा मार्केट पिछले 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गया है। करीब बहुत से स्टॉक ऐसे हैं 30 से 40% की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है। ठीक है, देखिए अब कौन कौन सी कंपनियां हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ गई वो कंपनियां? देखिए ये रही वो, ये इसके अंदर 11 कंपनियां हैं और 11 कंपनियों के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। अब इसके साथ में हम जो अगला ETF हम चूज कर सकते हैं वो आपका क्या है? गोल्ड ETF। देखिए गोल्ड ETF की मैं बात यहां पे क्यों कर रहा हूं, ठीक है, निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, इसकी बात कर लेते हैं। तो गोल्ड में पैसा क्यों करते हैं इन्वेस्ट? क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना है हमें। अब यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम की बात करेंगे तो 547% का करीब हमें रिटर्न मिला है, और ये आप देखेंगे करीब 2007 से स्टार्ट हुआ था ये। तो ये हमारा पैसा कहाँ पे जाता है? गोल्ड के अंदर जाता है। ठीक है, तो गोल्ड में आपको इन्वेस्ट भी करना है। आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो भी आपका ETF पोर्टफोलियो है उसके अंदर एक गोल्ड का ETF भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आप सिल्वर के ETF को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर भी क्या करती है, जो दोनों मेटल हैं आपकी, दोनों मेटल हमारे जो शेयर मार्केट जब गिरता है तो सिल्वर और जो मेटल होती है वो हमारे पोर्टफोलियो क्या करती है? बैलेंस करती है, और इससे हमारा जो इन्फ्लेशन भी होती है वो भी बीट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ETF आपको समझ में आए कि क्या किसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, समझाना कि भाई हम इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सेबी से रजिस्टर्ड जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप उनसे कंसल्ट करके अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। एज आ एजुकेटर, एज आ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड आप पे करता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।